जोहार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। अरे मैं तो कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही चर्चाएं चल रही है, जैसे ही सभी को न्यूज़ मिली कि एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड हो गई है, उसके बाद चारों तरफ एक ही चर्चाएं चल रही है आप सभी के बीच में कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ये हर बार हम लोगों को कई वर्षों से ठगा जाता रहा है और इसी के साथ हम थके महसूस कर रहे हैं, दुबके महसूस कर रहे हैं, एकदम सहमे से महसूस कर रहे हैं साथियों। ऐसा ऐसा है ना? बिल्कुल सही है। तो हम कैसे खुश कैसे हो सकते हैं? हमारा वक्त तो ऐसे उड़ रहा है जैसे धुआं धुआं उड़ता जाता है आसमान में और गगन गगन को चूमता रहता है, वैसे ही हमारा वक्त जायर होता जा रहा है। लेकिन जानते हैं इसी बीच में एक सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो समय जो जायर हो रहा है उसके पायलट आप हैं। बिल्कुल आप यह तय कर सकते हैं, यू कैन मेक इट और यू कैन मार इट। तो चलिए आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं, नए नए क्वेश्चंस को जानेंगे। ये प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए थे, उससे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है, ताकि हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि प्रीवियस पैटर्न के देखते हुए उसको भी बार बार आप लोग रिविजन करें और इसको अच्छे से आप लोग अपना मूल्यांकन करते रहें। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। साथियों, आपका स्टडी फॉर गोल्स के प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट प्रत्येक संडे को लिया जाता है निःशुल्क, और पेपर थर्ड का 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस का 150 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट प्रत्येक संडे को लिया जाता है। आप हर बार इसमें अपना पार्टिसिपेट लें, अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और अपना गति प्रदान करते रहें अपनी तैयारी को। इसके साथ ही हम आइए, हमारे सामने है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस तिथि में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की गठन हुई थी? किस तिथि में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की गठन हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है: 9 अगस्त 1995, 5 जनवरी 1995, 11 सितंबर 1987, 31 दिसंबर 1991। तो आपका राइट ऑप्शन है साथियों, आपका राइट ऑप्शन है 9 अगस्त 1995। और इसके अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे। तो आइए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं साथियों। झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है कर्मा, दूसरा ऑप्शन है सरहुल, तीसरा ऑप्शन है हेरो, चौथा ऑप्शन है जोम नमा। तो साथियों आपको बताते चलूं, फूलों का त्योहार के रूप में सरहुल त्योहार को हम लोग जानते हैं। सरहुल जो कि चैत महीना मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत महीना में मनाया जाता है। और जैसे ही पतझड़ चालू होती है, आप लोग देखते हैं पतझड़ के बाद साल वृक्ष में क्या उगते हैं? फूल। फूल उगते हैं। तो जैसे दो शब्द से मिलकर बना है सरहुल, ये सरई, यानी ये सरहुल सरई से सरई का फूल हुआ ये, और इसमें हुल हुल को जब मिला देते हैं तब वो सरहुल के रूप में परिणत हो जाता है। और इसको हम लोग कब मनाते हैं? चैत महीना में, और इसको फूलों का त्योहार बोलते हैं सरहुल को। आइए आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जल्दी जल्दी आज हम लोग प्रयास करेंगे। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? डोम्बारी बुरु 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 यानी पहाड़, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसावल गुलान, ताना भगत आंदोलन। तो यह आप सभी जानते हैं कि कितना इसका महत्व है डोम्बारी बुरु का। डोम्बारी बुरु का इसका संबंध किससे है? बिरसावल गुलान से। ठीक है, अब नेक्स्ट, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान 2 बार आए थे? प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान किस स्थल पर आए थे? तो रामरेखा धाम में आए थे, जहां उनके पदचिन्ह भी पाए जाते हैं।
तो ये कहाँ अवस्थित है? ये पद चिन्ह ये सिमडेगा जिला में अवस्थित है। और वहाँ मेला भी लगता है। क्या लगता है? मेला भी लगता है वहाँ पर। आगे है, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? हो लोगों को लड़का कोल की उपाधि किसने दी थी? लड़का कोल। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका राइट ऑप्शन है एस.आर. टिकेल। क्या ऑप्शन है इसका सही? एस.आर. टिकेल। यह भी फैक्ट्स आधारित है। पुस्तक यीशु चरित चिंतामयीन ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा था? नागपुरी में। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ सारा नाम को, फादर जे हॉफमैन, मैथ्यू रियामिल एस.जे., ऑस्टिन P.S.J., फादर पीटर शांति नौरंगी। तो फादर पीटर शांति नौरंगी का संबंध किससे है? नागपुरी से। और इन्होंने किसकी रचना की थी? यीशु चरित चिंतामयीन की। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया फादर पीटर शांति नौरंगी। अब आपके सामने स्क्रीन पर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत VVI है, प्रीवियस एग्जामिनेशन में इसको भी पूछा जा चुका है। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? संथाल परगना जिला गजेटियर, यहाँ देखिए ईस्वी भी दिया हुआ है 1910 ईस्वी में। ठीक है, तो संथाल परगना गजेटियर कब प्रकाशित हुआ था? 1910 ईस्वी में। और इसके लेखक हैं L.S.L.O. मैली। ठीक है, और संथाल परगना का इतिहास किन्होंने लिखा है? डॉक्टर सुनील कुंवर सिंह, जो हाल फिलहाल में ही महामहिम राज्यपाल के द्वारा उसका विमोचन किया गया था। उनकी झारखंड सामान्य ज्ञान की भी उनकी पुस्तक आती है, डॉक्टर सुनील सिंह, उन्होंने संथाल का इतिहास भी लिखा है। ठीक है, हाँ, बिरसा कृषि विद्यालय जो कि कहाँ अवस्थित है? रांची जिले के कांके नामक स्थान में अवस्थित है। और यहाँ पूछा जा रहा है इसमें कौन कौन से संकायों की पढ़ाई होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आपको स्पष्ट है इसके अंतर्गत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कृषि विश्वविद्यालय, मतलब एग्रीकल्चर की पढ़ाई इसमें तो हो ही रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर की हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री की भी हो रही है, और फॉरेस्ट्री की भी हो रही है। तीनों संकायों की पढ़ाई होती है। और ये जेपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। फिर प्रत्येक एक बार क्या करेंगे, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का हम लोग एक बार इस्टेब्लिशमेंट ईयर को लेकर अलग से एक सीरीज बनाएंगे, जो कि आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे। ईयर बाई ईयर हम लोग बनाएंगे, उसमें आसानी से आप लोग डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। फिर देखिए, फिर यहाँ बोल रहा है निफ्ट, जिसका नाम परिवर्तन अभी हो गया है। पहले क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी। इसका नाम वर्तमान समय में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, इसका नाम क्या हो चुका है? नेशनल, पहले भी हमने बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये कहाँ अवस्थित है? हटिया में है। ठीक है, तो हटिया में अवस्थित है। और आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यूएनडीपी यूनेस्को। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में। और ये कहां से मान्यता प्राप्त है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कहां से मान्यता प्राप्त है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब आपके सामने रहा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ अवस्थित है? रांची के धुरवा नामक स्थान में अवस्थित है।
किस स्थान में अवस्थित है? रांची के धुरवा नामक स्थान में अवस्थित है। ठीक है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2013 में हुई थी। आपका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? इसको छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 11 नवंबर 1908 से। ठीक है, 11 नवंबर 1908 से। ये फैक्ट आधारित है, इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जैसे ही हम लोग CNT SPT पढ़ेंगे उसको और डिटेल में हम लोग करेंगे। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? मोतीझरा जलप्रपात, देखिए आपका JPSC में ऑप्शन को माना था अजय नदी, लेकिन आप अगर ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो ये अजय नदी से इसका दूर दूर तक का इसका नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो ये विवादित प्रश्न है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में किसी नदी के तट पर ये अवस्थित नहीं है वास्तव में। इनफैक्ट अगर आप धरातल स्तर की अगर बात करेंगे तो। ठीक है, हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के किस सामुदायिक विकास खंड यानी किस प्रखंड में अवस्थित है? तो ये टंडवा में अवस्थित है। ये चारों कोयला खदानें कहाँ अवस्थित है? टंडवा में। टंडवा कहाँ अवस्थित है? चतरा जिला में। किस जिला में है? चतरा जिला में। चतरा जिला का एक प्रखंड है। ठीक है, विकास खंड, सामुदायिक विकास खंड यानी प्रखंड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साथियों, झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 2005, सॉरी आई थिंक इसमें मिस्टेक हो गया है। ये आपकी स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। और इसका ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, झारखंड सिल्क ये चूंकि फुल फॉर्म आ भी चुकी है आई थिंक, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म हो गया। क्या है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखिए आपका स्पेलिंग वाइज अगर मिलाइएगा तो झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म ये एग्जैक्ट मैच नहीं खा रहा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है सो यही है। आपको इसको हो सकता है रटना भी पड़ेगा। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2006 में। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसके चूंकि ईयर भी पूछ चुका है परीक्षा प्रीवियस एग्जामिनेशन में, और साथ में इसका फुल फॉर्म भी पूछ चुका है। ठीक है, और यहाँ 2006 आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन में। हाँ, ये पीवीटीजी डाकिया स्कीम के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका ऑप्शन में इसके संबंध में कौन सा सही है पूछ रहा है। तो एक दिया है कि इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। फिर इसके बाद पूछ रहा है इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। और इसके बाद इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलता है। ठीक है, यानी कि होम डिलीवरी के साथ में मिलता है उनको, नियरेस्ट PDS के माध्यम से और होम डिलीवरी के माध्यम से मिलता है, उनको घर में पहुंचा कर दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया 25 kg, लेकिन और ये PVTG के लिए है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप
जिसको हम लोग आदिम जनजाति भी कहते हैं। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8 है आदिम जनजातियों की संख्या, ठीक है। तो पीबीटीजी को मिलता है आदिम जनजाति को, ये ठीक हो गया। 2017 में इसका स्टार्ट किया गया था, वो भी ठीक है। लेकिन 25 किलोग्राम नहीं है, ये कितना है? 35 केजी, 35 केजी, ठीक है। 35 किलोग्राम अनाज इनको प्रदान किया जाता है डाकिया स्कीम के तहत। तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सही नहीं है इसमें होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबद्ध है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, हालांकि इसका पूरा नाम फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर हो सकता है किन्हीं को ये मुश्किल हो जाए। देखिए सीधो कान्हू विश्वविद्यालय ये पुराना नाम था इसका, इसके बाद फिर इसका नाम परिवर्तन करके क्या किया गया? सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से ये अफिलिएटेड है ये हॉस्पिटल, ठीक है। फिर है आपका, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है, ठीक है। तो कहां पर की है? और जो जिसका मुख्य कार्य क्या है हर्बल नर्सरी का? प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार, मतलब एक्सटेंशन है, ट्रेनिंग है एंड डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ये कहां पर स्थित है? बोकारो के पेटरवार नामक स्थान में, ठीक है, पेटरवार प्रखंड में। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? किनको जाना जाता है? तो ये आपका राइट ऑप्शन है फादर कामिल बुल्के। इन्होंने रामकथा पर कार्य किया था। और फादर कामिल बुल्के पद कहाँ पर है वर्तमान समय में? यह पुरुलिया रोड में है, ठीक है, रांची के पुरुलिया रोड में अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये देखिए स्टेडियम से संबंधित है, बहुत ही आसान सवाल है, आई थिंक सभी को इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब कीनन स्टेडियम कहाँ है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। फिर इसके बाद मेकन स्टेडियम कहाँ है? मेकन स्टेडियम रांची में है। फिर परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। इंडोर स्टेडियम दुमका में है, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ए का 4 कहाँ है? ये आई थिंक यही ऑप्शन सही जा रहा है, 4 देन 3 देन 2, हाँ आपका राइट ऑप्शन ये है सेकेंड वाला, ठीक है। हाँ, बिटलाहा एक प्रकार का क्या है? देखिए बिटलाहा का संबंध किससे है? ये सबसे कठोर दंड है, किस जनजाति का? बिटलाहा संथाल जनजाति का, संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड है। वर्तमान समय में संथाल जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? सेंसस 2011 के अनुसार 31.86%, ठीक है। अब नेक्स्ट साथियों, हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ झारखंड एवं खोटा प्रैक्टिस सेट, आपके स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पर आसानी से उपलब्ध है। इसको आप लोग होम डिलीवरी आपका निःशुल्क है, इसको आप लोग घर बैठे आप लोग मंगा सकते हैं। बाकी आप लोग रिटेल शॉप में भी अवेलेबल है। अगर किन्हीं कठिनाई महसूस हो रही है तो आप लोग यहाँ ऐप के माध्यम से भी इसके ऑर्डर कर सकते हैं साथियों। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए ये लास्ट डे में हमने पूछा था, हुंडरू जलप्रपात का ऊंचाई के दृष्टिकोण से भारत में कितना स्थान है? बहुत लोगों ने इसमें प्यार देते हुए सही ऑप्शन का आंसर दिया है। यह है 34th रैंक, ठीक है, 34th रैंक। और आपको बताते चलूं कि इस प्रकार जलप्रपात से संबंधित कई प्रश्न हाल ही के दिनों में पूछे जा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा प्रश्न था, एक तो ये पूछा गया था रिसेंटली में, और साथ में
कई जलप्रपातों का दूरियां पूछी जाती हैं। जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पर अवस्थित है, चाहे किसी जलप्रपात का नाम क्यों पड़ा, वहाँ का स्थान के नाम पर पड़ा है या फिर किसी किसी दूसरे रीजन से पड़ा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट एनआईसी जो होती है, डिस्ट्रिक्ट एनआईसी आप लोग जब फ्री टाइम में आप लोग बैठते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एनआईसी आप लोग अधिक से अधिक विजिट करें। विजिट करने से आपका क्या होता है, उससे फिर अलग अलग डिपार्टमेंटल आप लोग वेबसाइट में विजिट करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, ये मेरा चैलेंज रहा कि आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन अलग, बाकी लोग जितने सोल्व करेंगे उससे वन डे एग्जामिनेशन के लिए 4-5 क्वेश्चन उन लोगों से बेटर आप लोग करके आएंगे। क्योंकि हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि वेबसाइट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को वेबसाइट से आप लोग को नोट डाउन वन बाय वन, एक दिन में मतलब पूरा नहीं करना, विजिट नहीं करना है, लेकिन वन बाय वन आप लोग देखते रहें और उसके आंकड़े को नोट डाउन भी करते रहें और उसका मूल्यांकन करते रहें, जिससे आपका स्कोर और भी बढ़ता चला जाएगा साथियों। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, बहुत ही आसान सवाल आपके सामने रहा। बिरसा जैविक उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, मतलब किस राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में अवस्थित है। तो आपको हिंट दे रहा हूँ, ये सभी नदी के तट पर अवस्थित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि आपको पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसार नहीं देखना है, जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके अनुसार आपको बताना है बिरसा जैविक उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। तो साथियों, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, आपको आपके सामने नए नए प्रश्न, नए नए सीरीज लेकर आते रहेंगे और मॉक टेस्ट आप लोग अधिक से अधिक देते रहें। और उसके बाद चैप्टर वाइज सीरीज भी यहाँ चलाई जा रही है स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से, आप लोग उसको भी देखते रहें। आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। और जैसा कि हमने बताया कि आपको समय का सदुपयोग करते रहना है। और समय का सदुपयोग कैसे करना है, तो समय का सदुपयोग के लिए आपको एक छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप रात में सोते के समय आप लोग जरूर अपना डायरी मेंटेन करें कि आज हमने दिन भर में कैसे किया। मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखना है, कहने का मतलब थंब रूल की तरह नहीं कि मैंने आधा आधा घंटा में क्या किया, लेकिन इन जनरल आप रात में सोते समय जरूर आप इसका मूल्यांकन करें कि आप अपने दिन का प्रयोग कैसे किया, समय को कैसे बिताया है, आज कितने बजे मैंने उठा, दिन में मैंने क्या किया, फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद क्या किया, 2 घंटे बाद क्या किया। आप जब डायरी में नोट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे हमने दिन का समय का यूटिलाइज किया और कहाँ हम लैकिंग किए हैं, कहाँ पर हम समय का यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ हमने समय को डेविएट किया है, मतलब जो पॉजिटिव चीज़ों में हम समय का सदुपयोग कर सकते थे उसको नेगेटिव चीज़ों में हमने अपना समय को वेस्ट किया है। और दूसरी बात कि रात में सोते समय और एक काम करें कि कल का प्लान आज ही आप लोग बना लें कि कल हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं बार बार इस चीज़ों को बोल रहा हूँ कि कल का प्लान आप लोग आज रात में ही रिटेन कर लेंगे। उससे होता क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस दिन भर में मनुष्य को 60,000 विचार आते हैं कम से कम, ऐसा बोला जाता है। अच्छे किताबों में इसकी चर्चा की गई है। 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं और जाते हैं। तो जैसे ही आप उसको लिख लेते हैं तो आपकी उसकी महत्ता, वो पॉइंट की महत्ता 59,999 टाइम्स बढ़ जाती है। कहने का मतलब जैसे हम अगर लिख लेते हैं कल हमें रांची जाना है और रांची से कोई स्टेशनरी का सामान लेना है, तो उसको हम अगर नोट डाउन कर लेते हैं स्टेशनरी में कौन कौन सा सामान लेना है और किस पार्टिकुलर दुकान से, तो पक्का पता है कि हम वहाँ जाएंगे और फर्स्ट में हम वहाँ विजिट करेंगे। और अगर हमारे पास कोई रिटेन गोल नहीं होता है तो हो सकता है कि कहीं हम मूव कर जाएं, दूसरी जगह में मूव कर जाएं। तो मतलब ये छोटा सा जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इसी प्रकार आप लोग स्टडी के लिए आप लोग अपना बना लें अपना। जोहार साथियों, आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और आप इसी प्रकार लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।